महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में इस समय भागम भाग भी तेज हो रही है। आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में एनडीए की बैठक आज है, बाकी की सीटों पर मंथन होगा। साथ ही शिवसेना शिंदे गुट का दावा है कि 16 सीटों पर बात अटकी हुई है। दिल्ली में राज ठाकरे की मुलाकात से क्या बात बनेगी या बात उलझेगी, यह सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तय होना बाकी है और जितने भी साझेदार हैं एनडीए के, उनके बीच में 48 सीटों में कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, ये अभी तय किया जा रहा है। और दिल्ली में महाराष्ट्र एनडीए की जो बैठक है वो आज बचे हुए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी करने के लिए हो सकती है। ऐलान में जो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इसके अंदर शामिल होंगे। अब तक 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। तो देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जो सीट बंटवारा है उसे तय होना है और साथ ही बचे हुए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी इसके बाद मुमकिन है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे इस बैठक के अंदर शामिल होंगे और ये बैठक दिल्ली में होगी। महाराष्ट्र में एनडीए की जो बैठक होने वाली है आज, उस बैठक के बाद सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के साथ साथ उम्मीदवारों के नाम भी तय हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि सीट बंटवारे से जुड़ी क्या कोई खबरें सामने आ रही हैं। यानी दिल्ली में महाराष्ट्र में एनडीए को लेकर जो बैठक हो रही है, एनडीए के अंदर किस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो, साथ ही किस तरीके से आपस में मिलकर चुनाव लड़ा जाए, इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और महाराष्ट्र की सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, वो मौजूद हैं। साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो कि उद्धव गुट से अलग होने के बाद शिवसेना शिंदे गुट के मुखिया हैं और महाराष्ट्र के सीएम हैं, वो भी हैं। महाराष्ट्र के बचे हुए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है इस बैठक के अंदर, यह अहम माना जा रहा है। साथ ही एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और साथ ही उनकी मुलाकात जो आज गृह मंत्री अमित शाह से हो रही है, माना जा रहा है कि उस मुलाकात के बाद वो भी एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे। देखना होगा कि कैसे सीटें बढ़ती हैं। बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होनी है और एनडीए में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है राज ठाकरे के। अब राज ठाकरे को कितनी सीटें दी जा सकती हैं, क्योंकि राज ठाकरे 2 सीटों पर दावा कर रहे हैं। अब ये 2 सीटें कौन सी होंगी, कैसे सीट अकोमोडेशन किया जाता है, यह भी देखना होगा। और आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र की राजनीति की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तो देखिए, शिंदे गुट 16 सीटों पर दावा कर रहा है। उसने पहले 18 सीटों की मांग की थी। ठाणे और सिंधुदुर्ग पर बात अटकी हुई है, यह बताया जा रहा है। नासिक संभाजी नगर पर भी पेंच फंसा हुआ है, यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और बैठक से पहले कोई बड़ा फैसला भी हो सकता है, यह सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। एमएनएस को शिंदे गुट के कोटे से सीटें मिल सकती हैं। तो देखिए, बीजेपी अपने कोटे से नहीं, लेकिन शिंदे गुट के कोटे से ही एमएनएस को अकोमोडेट किया जाएगा। और एक वो वक्त था जब एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे दोनों ही शिवसेना का हिस्सा थे, लेकिन शिवसेना के अंदर जो पहली टूट हुई वो एमएनएस के जरिए हुई और बाद में एकनाथ शिंदे ने तोड़ दिया शिवसेना को। तो महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट कई सीटों पर अड़ा हुआ है और हम आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। तो देखिए, सीटों पर एनडीए में कहां रार है, कहां तकरार है, उसकी तस्वीर भी देख लीजिए। शिवसेना गुट का जो शिंदे गुट है वो 16 सीटों पर दावा कर रहा है। उसने पहले 18 सीटों की मांग की थी। ठाणे और सिंधुदुर्ग जो है, ये वो 2 सीटें बताई जा रही हैं जहां पर बात अभी अटकी है। इसके अलावा एमएनएस को शिवसेना शिंदे गुट के कोटे से ही सीटें दी जानी है। इसमें वाशिम, रामटेक, शिरडी में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी जल्दी हो सकता है। ये तमाम जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। और महाराष्ट्र में सीटों को तय करने के साथ साथ एनडीए का दायरा बढ़ाने को लेकर क्या कुछ चर्चा हो रही है, मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रविंद्र का रुख कर लेता हूं, साथ ही अश्विन पांडे, रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रह्म प्रकाश दुबे भी हमारे साथ हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन मैं रविंद्र का रुख कर लेता हूं। सबसे पहले रविंद्र, अगर बात की जाए एनडीए और महाराष्ट्र को लेकर किस तरीके से सीट शेयरिंग फॉर्मूले को तय किया जाए, नई एंट्री हो रही है राज ठाकरे की, क्या माना जाए कि आज वो एनडीए का औपचारिक तौर पर हिस्सा बन जाएंगे या बात कहीं अटकी हुई है अभी? पढ़ने राज ठाकरे अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि ग्राउंड वर्क देवेंद्र फडणवीस ने कर लिया है। ऐसे में जो सीटों की मांग है राज ठाकरे की, कोई भी पार्टी जब बड़ी पार्टी के पास आता है, आप भी जानते हैं, तो ज़्यादा सीटों की मांग करती है। ऐसे में जो जानकारी मिल रही है कि राज ठाकरे का बहुत ज़्यादा फोकस बीएमसी चुनाव पर है। लोकसभा चुनाव के लिए एक सीट पर अगर उनको उम्मीदवार मिल जाती है, जिसकी संभावना जताई जा रही है, तो वो एनडीए का हिस्सा बनने को तैयार है, क्योंकि विचारधारा से वो बीजेपी से काफ़ी करीबी है। शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे गैंग गुर
ग्रुप जो अलग हुआ है, ऐसे में राज ठाकरे को लग रहा है कि जो विचारधारा वैकेंट रह गया था शिवसेना का या बाल ठाकरे परिवार का, वो उनको पूर्ति कर सकते हैं बीजेपी के साथ आकर। तो बीएमसी को लेकर ज्यादा फोकस है राज ठाकरे का, और एक सीट लोकसभा चुनाव के लिए तो वो बहुत जल्द एनडीए का हिस्सा होंगे, ये तय मानकर बिल्कुल। रविंद्र, आप बने रहिए। अश्विन, 2 सीटों पर अगर मामला फंसा हुआ है या बताया जा रहा है कि 2 सीटें राज ठाकरे और एमएनएस को मिल सकती हैं, कौन सी 2 सीटें हैं? जी देखिए, मुंबई साउथ की जो सीट है, जो फिलहाल एकनाथ शिंदे वहां पर दावा कर रहे थे, लेकिन अभी तक उस पर कुछ बातचीत नहीं बनी है। उस सीट पर बाला नांदगांवकर एक मजबूत नेता हैं, वो विधायक भी रहे हैं, साउथ मुंबई में काफ़ी समय से काम करते रहे हैं। तो ऐसे में वो सीट एक मांगने की जानकारी हमें मिली है कि वो सीट राज ठाकरे मांग सकते हैं, क्योंकि अभी वहां पर शिवसेना के सांसद हैं जो बिल्कुल। अश्विन, आप बने रहिए हमारे साथ में। लेकिन एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से ही आ रही है। महाविकास आघाड़ी में भी सीट बंटवारे को लेकर अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि 1-2 दिन में सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। कल मुंबई में कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक हुई थी और इस बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह भी सामने आ रही है कि महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर 2 फॉर्मूले तैयार किए गए। कौन से वो 2 फॉर्मूले हैं, इस पर सीधे आपको लिए चलते हैं अश्विन के पास। अश्विन, जरा बताइएगा, महाविकास आघाड़ी के अंदर भी पेंच फंसा हुआ नजर आ रहा है, कौन से 2 फॉर्मूले हैं? जी देखिए, महाविकास आघाड़ी को लेकर बहुत ज़्यादा पेचीदगियां हैं, और हम इन गठबंधन में देखें, देवेंद्र फडणवीस हो या फिर एकनाथ शिंदे हो, अजित पवार हो, यहाँ पर कोई अपनी नाराजगी व्यक्त करता नजर नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नाराजगियाँ हैं। खासतौर पे प्रकाश आंबेडकर जो वहाँ पर उनकी वंचित बहुजन आघाड़ी जो पार्टी है, उसको लेकर एक उनकी मांग है कि उनकी पार्टी 12 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। ऐसे में 12 सीटें उन्हें दी जानी चाहिए, जो जाहिर है कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना बिल्कुल उस पर तैयार नहीं हो रही है। उद्धव ठाकरे लगातार 20 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो पूरा समीकरण है वो बनता नहीं दिख रहा है। अब तक करीब दर्जन भर से राजनीति में सीटें मांगी ज्यादा जाती हैं, मिलती कम है, और इसके बाद अकोमोडेशन का फॉर्मूला लगाया जाता है। रवि त्रिपाठी का भी रुख कर लेते हैं। रवि, अगर बात की जाए, महाराष्ट्र हो चाहे बिहार हो, हर जगह चाचा भतीजे का रार देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के अंदर भी पेंच फंसा हुआ है और दोनों ही गठबंधनों के अंदर चाचा भतीजे का पेंच कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि राज ठाकरे भी अपने चाचा से अलग होकर अब एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। अगर बात की जाए महाविकास आघाड़ी की, तो वहां भी जो पेंच फंसा हुआ है उसे सुलझाने के लिए जो आज की सीडब्ल्यूसी की बैठक है, क्या उसके अंदर कोई चर्चा, कोई कवायद होने जा रही है? देखिए, मुझे लगता नहीं है कि सीडब्ल्यूसी में महाराष्ट्र को लेकर कोई चर्चा होगी, क्योंकि चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है और उसमें कुछ नेता इन्वॉल्व हैं जो इस बातों को अंजाम दे रहे हैं, चाहे बिहार का मामला हो, चाहे आपको महाराष्ट्र का मामला हो। दिक्कत यहाँ है कि कांग्रेस की बार्गेनिंग कैपेसिटी कमजोर हो गई है। कांग्रेस बार्गेन नहीं कर पा रही और कांग्रेस को बार्गेन करने दे नहीं रही दूसरी पार्टी। आप समाजवादी पार्टी देखिए, 17 पर ले आकर कांग्रेस को छोड़ा, अपनी तरफ से अनाउंस किया, पहले धीरे धीरे करके उनको बढ़ाते 17 पर लेके गए। 21 चाहती थी कांग्रेस पार्टी। वैसे बिहार में कांग्रेस पार्टी चाहती है कम से कम 9 मिले। बिल्कुल रवि त्रिपाठी, इस बार गेन हो, इसीलिए तो बार्गेन किया जा रहा है, उससे उसका आंकड़ा कम करते हैं, बार्गेनिंग। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। गेंद ज्यादा से ज्यादा हो, चाहते हैं महागठबंधन हो, जहां भी हो, महाअघाड़ी हो चाहे महागठबंधन हो, कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हम जीत सके और बीजेपी को नीचे ला सके। ये फॉर्मूला तैयार करने में आपको टाइम लग रहा है, लेकिन कंफ्यूजन ज्यादा है, इस वजह से वक्त लग रहा है। महाराष्ट्र में अब तक हो जाना चाहिए था, लेकिन सब पार्टियां टूट गई हैं। उधर शिवसेना टूटी है, उधर एनसीपी टूट गई है, कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता थे अशोक चौहान टूट के चले गए। बीजेपी खेमे बंद एक एक करके पॉकेट वाइज नेताओं को ला रही है। जैसे आज अगर राज ठाकरे आ रहे हैं, पार्टी के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, कुछ इस तरीके की सूरत जो है वो देखने को मिल रही है। ब्रह्म प्रकाश दुबे का रुख कर लेते हैं। ब्रह्म प्रकाश, अगर बात की जाए एनडीए गठबंधन की, तो आज कई महत्वपूर्ण बैठकें होनी है और कल भी होनी है, क्योंकि बिहार का फॉर्मूला भी तय होना है, नीतीश कुमार के साथ भी बैठक होनी है, और मुझे लगता है कि कुछ ही देर के अंदर पशुपति पारस का रुख भी साफ हो जाएगा कि आखिर वो क्या दाव चलने जा रहे हैं। किस तरीके से एनडीए के खेमे में आज की और कल की जो हलचल है उन्हें देखा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रणय, हम पशुपति पारस के घर के बाहर ही मौजूद हैं और यहाँ कुछ देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से जो सीटों को लेकर जो वो अपनी मांग कर रहे थे वो नहीं मिली, तो अब वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। हालांकि उनकी ट्विटर प्रोफाइल पर अभी भी कैबिनेट मिनिस्टर जो है लिखा हुआ है भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री के रूप में, लेकिन ये माना जा रहा है कि उनकी मांग नहीं मानी गई, लिहाजा वो इस्तीफा दे सकते हैं। तो एक तरफ एनडीए में बिहार को लेकर जिस तरह से सीटें तय हुई हैं, पशुपति पारस की अनदेखी की
हुई है तो ये अलग रास्ता अपना सकते हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि राज ठाकरे की कुछ ही देर बाद अमित शाह से मुलाकात होने वाली है। जो राज ठाकरे के यहाँ से हमें जानकारी दी गई थी कि 11 बजे के आसपास ये मुलाकात हो सकती है, और जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि 2 सीटें राज ठाकरे की तरफ से मांगी गई हैं, एक साउथ मुंबई और दूसरा मुंबई के बाहर की कोंकण, थाने और मुंबई तक जो जिन इलाकों में एमएनएस का असर है उनमें से कोई एक और सीट। बिल्कुल ब्रह्म प्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ में। साथी रवि त्रिपाठी और अश्विन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन गठबंधन एक पेड़ की तरह होता है जिसके तने से कई शाखाएं अलग अलग जुड़ी हुई होती हैं, और कुछ ऐसा नजर आता है क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर ये जो एनडीए का परिवार है, एनडीए की फैमिली है, वो कुछ इस तरीके से फैली नजर आ रही है, लेकिन इन तमाम शाखाओं को एक साथ साधने की कोशिश कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और एनडीए के अंदर ये नया पत्ता जुड़ने जा रहा है। एमएनएस राज ठाकरे जो है वो एनडीए का हिस्सा बनने जा रही है, और अब ये देखना होगा कि एनडीए के अंदर बीजेपी, शिवसेना और राज ठाकरे ये सीटों का शेयरिंग का जो फॉर्मूला है इसे कैसे साधते हैं, क्योंकि ये जो बड़ी तस्वीर है इसे 48 सीटों के साथ में समाहित करना है, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। रविंद्र, अगर बात की जाए, एनडीए बहुत लंबे समय से अपने जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनको साधता रहा है, और अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो जहां साध नहीं पाया है वहां पार्टियां टूट गई हैं, चाहे कारण जो भी रहा हो। लेकिन आज की ये जो बैठक है ये महाराष्ट्र की सियासत के हिसाब से कितनी महत्वपूर्ण कही जा सकती है? राज ठाकरे अगर एनडीए के हिस्से के अंदर आते हैं तो उससे क्या बड़ा गेन? प्रणय, जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि एनडीए का दायरा बढ़ाया जाए, एनडीए की जो पहले का स्वरूप था उसे बरकरार रखा जाए, और उसके अलावा जो नया दल आ रहे हैं उसका गठबंधन के साथ लाकर दायरा बढ़ाया जाए अक्रॉस द कंट्री। आप देखिए कि तमिलनाडु में पीएमके ने बीजेपी के साथ गठबंधन का लगभग ऐलान कर दिया है। उसके पहले भी आपने देखा कि वहां पर दूसरे दलों के साथ ऐलान हुआ, टीडीपी के साथ हुआ, नीतीश के साथ हुआ। तो ऐसे में राज ठाकरे अगर सवाल ये भी खड़ा होता है कि माना जा रहा है कि 18 की मांग कर रहे शिवसेना शिंदे गुट को अब 16 सीटों पर चुनाव लड़ना होगा, और जो 2 सीटें हैं वो एमएनएस को अगर जाती हैं तो वो शिंदे गुट के कोटे से जा रही है, यानी बीजेपी कोई कंसेशन नहीं दे रही है। ऐसा क्यों? प्रणय, बीजेपी भी अभी तक केवल 20 सीटों का ऐलान किया है, और जिन सीटों का ऐलान नहीं किया उसमें पूनम महाजन जैसी हस्ती भी बची हुई है। तो ऐसे में ऐसा नहीं कि किसी को कंप्रोमाइज करना, और शिंदे गुट का साफ तौर पर करना है कि आज उनकी पार्टी का जो वजूद है और मुख्यमंत्री है बीजेपी कारण से, तो कंप्रोमाइज शिंदे गुट को करना ही होगा। अगर उनके कोई कद्दावर नेता होगा, सीट नहीं मिल रही, तो बीजेपी के सिंबल पर लड़ेंगे। ये एक तरह से बिल्कुल गठबंधन चलता ही समझौते के आधार पर है। अश्विन का भी रुक लेते हैं, रविंद्र आप बने रहिए हमारे साथ में। लेकिन अश्विन, अगर बात की जाए एमएनएस की, राज ठाकरे की, तो राज ठाकरे कई बार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन बहुत कारगर वो लोकसभा चुनाव के अंदर साबित नहीं हो सके हैं। तो ऐसा इस बार क्या अलग होने जा रहा है, और अगर इस गठबंधन से एनडीए को कोई बड़ा लाभ होने जा रहा है? जी देखिए, थोड़ा सा मैं पीछे जाके समझाना चाहूँगा कि 2009 का अगर आप लोकसभा चुनाव देखेंगे तो उस वक्त एमएनएस की वजह से शिवसेना बीजेपी के तत्कालीन गठबंधन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उस वक्त जो बहुत ही बड़े नेता राम नाईक थे वो हार गए थे, चूँकि शिरीष पारकर वो चुनावी मैदान में उतरे थे नॉर्थ मुंबई से, और 1.25 लाख वोट से ज़्यादा का उन्होंने वोट लिया था, और 5000 वोटों से महज संजय निरुपम जो कांग्रेस से लड़ रहे थे वो जीत गए थे। तो कितना बड़ा नुकसान एमएनएस ने उस वक्त किया था, इसी से आप समझ सकते हैं। लेकिन एमएनएस का जो नॉर्थ इंडियन, यानी कहा जाए कि ये फायदा बढ़ाने की बजाय नुकसान कम करने की रणनीति है। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं, क्योंकि एक तरह से जो सहानुभूति की बात उद्धव ठाकरे खेमा करता है, जो मराठी वोट उद्धव ठाकरे के खेमे में जा सकता है, वो कहीं ना कहीं राज ठाकरे के जरिए अकोमोडेट करने की कोशिश बीजेपी यहाँ कर रही है, ताकि एक बैलेंस रहे। और जो बार्गेनिंग पावर एकनाथ शिंदे जो है लगातार 18 सीटों की मांग कर रहे, बार्गेनिंग पावर को भी एक तरह से बैलेंस करने की एक बड़ी रणनीति है, जिसके तहत ही कल अचानक फोन आता है राज ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस का, और उन्हें कहा जाता है कि आप दिल्ली आ जाइए, और अभी फिलहाल वो होटल में है, थोड़ी देर में उनकी मुलाकात भी होनी है। तो इससे साफ होता है कि एक तरह से बैलेंस करने की कोशिश फिलहाल ये हो रही है, और जो वोट कटने की संभावना थी उसे पूरी तरह से बिल्कुल वोट कटने की संभावना को रिड्यूस किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी कटौती का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि वो कटौती जो है वो कांग्रेस के खेमे में नजर आ रही कहीं ना कहीं। रवि त्रिपाठी, अगर बात की जाए महाराष्ट्र की राजनीति की, एक तरफ तो पेंच फंसा हुआ है, कांग्रेस के अंदर भी काफी झटके कांग्रेस को लगे हैं, और नाना पटोले ने कल जिस तरीके से कहा, कल की बैठक महत्वपूर्ण बैठक थी, लेकिन अभी भी जो पेंच फंसा हुआ है, ये आखिर पेंच कहां फंसा हुआ है, और उसको सुलझाने के लिए क्या बैक चैनल चल रही है रणनीति इस समय?
देखिए, पेच जो सबसे बड़ा पेच है वो कहीं ना कहीं प्रकाश अंबेडकर को लेकर है। प्रकाश अंबेडकर पहले 5 सीट कह रहे थे, अब 10-12 सीट की मांग कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी है कि नंबर बहुजन 1 विकास आघाड़ी सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस के पास हो या शिवसेना के पास हो। शिवसेना के पास हो, किसके पास हो? शिवसेना नंबर 1, शिवसेना 20 के आसपास दावेदारी कर रही है। पिछली बार उसको 17 सीटें जीती थी, उस आधार पर वो अपनी दावेदारी ज्यादा कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि हमारी पार्टी इंटैक्ट है, आपकी पार्टी तो पूरी तरह से बिखर गई है, तो इसलिए हमें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, हमारा टैग ज्यादा है। लेकिन ये गठबंधन का मामला आगे बढ़ेगा ही कैसे? क्योंकि मुंबई की अगर बात की जाए जो काफी अहम माना जाता है, वहां तो शिवसेना जो उद्धव गुट है वो 5 सीटों के ऊपर अपने कैंडिडेट उतार चुका है। खुद संजय निरुपम इस समय परेशान चल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यही सबसे बड़ी दिक्कत है कांग्रेस पार्टी के साथ कि बाकी जो जिससे आप अलायंस कर रहे हैं, अलायंस में जैसे आप ममता बनर्जी के साथ जाना चाहते थे, उन्होंने मना भी कर दिया, अपने सारे कैंडिडेट उतार दिए। अब ममता बनर्जी बाहर है अलायंस से। अखिलेश यादव बाद में भले ही झुकने को तैयार हुए, लेकिन पहले उन्होंने ट्विटर पर ऐलान कर दिया कि कांग्रेस पार्टी को 11 सीट देंगे, 7 सीट आप जयंत की पार्टी को देंगे। तो आप इस तरह से ऐलान करके कांग्रेस पार्टी को धमकाया जाता है और कांग्रेस पार्टी को की बार्गेनिंग कैपेसिटी को कमजोर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, कांग्रेस पार्टी भी ये जानती है कि आज उसका दौर खराब चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में समझौता करके अपने आप को उस स्थिति पे लाना है कि कहीं ना, देखिए मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी के साथ 2 बड़ी स्थितियां हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि 140 के आसपास का आंकड़ा लाया जाए, जो उनकी पहली प्रायोरिटी है, लेकिन दूसरी प्रायोरिटी है कि कम से कम 54-55 का आंकड़ा तो बिल्कुल रवि त्रिपाठी। और चाहत में ही जो है अक्सर राजनीति में लोग आहत हो जाते हैं, और यही चाहत जो है वो कहीं ना कहीं सियासत का एक बड़ा सबब भी बन रही है। ब्रह्म प्रकाश का भी रुख कर लेते हैं। ब्रह्म, अगर बात की जाए, नीतीश कुमार भी इस समय दिल्ली के अंदर है, उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? क्योंकि महाराष्ट्र के साथ साथ बिहार के अंदर भी मामला जो है वो साधने की कोशिश अभी भी जारी है। बिल्कुल, देखिए ये देर रात माना जा रहा था कि नीतीश कुमार की और पशुपत पारस की मुलाकात होगी। हालांकि ये मुलाकात हुई या नहीं ये कुछ देर बाद पता चलेगा, क्योंकि पशुपत पारस इस बात के भरोसे थे कि वो पहले भी उन्होंने कहा था कि जब नीतीश कुमार विदेश से लौटेंगे तो उनके साथ बातचीत होगी और फिर हम अपनी रणनीति का ऐलान करेंगे। क्योंकि ये पशुपत पारस को लग रहा था कि नीतीश कुमार बातचीत में जो है बीजेपी पर दबाव बनाएंगे और उनके हिस्से जो वो सीटें मांग रहे हैं, दबाव की जो राजनीति चल रही है। रविंद्र जरा जल्दी से ये बताइएगा कि क्या एनडीए के जो तमाम नेता इस समय दिल्ली में मौजूद हैं, क्या इनकी भी कोई जॉइंट मीटिंग होने जा रही है? क्या एक साथ बैठने की कोई तैयारी हो रही है? 2 बातें जल्दी से बता दूं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा 2 सीटों की मांग कर रहे थे, 1 सीट दिया गया। उनका कहना, उनके बड़े सहयोगियों का कहना है कि 3 सीटों पर बात हुई थी, 2 सीटों का आश्वासन मिला, 1 सीट दिया गया। नाराज हैं, अलग नहीं होंगे। पशुपति पारस, उनको ऑफर बीजेपी ने कर दिया है, या तो राज्यसभा या राज्यपाल, और बेटे को मंत्री। तो उनकी नाराजगी है वाजिब, क्योंकि उनको कोई लोकसभा की सीटें नहीं दी गई, सब कुछ चिराग पासवान ले गया। तो बीजेपी को भरोसा है एनडीए में कोई टूट नहीं होने वाली है, सभी एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। हाँ, नाराजगी जरूर है। पशुपति पारस अपनी नाराजगी जताएंगे, क्योंकि परिवार, उनके नेता और जो सहयोगी थे, खासकर नाराजगियों का प्रबंधन ही जो है वो गठबंधन का इंश्योरेंस होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।